हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हम प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को हल करेंगे, जिसमें हम 30-32 प्रश्न देखेंगे जो हिंदी के होंगे। और यह जो सीरीज चल रही है वो आपकी यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम में जीएस और हिंदी पूछी जाती है और दोनों ही प्रैक्टिस सेट आपके इस चैनल पर चल रहे हैं। आधा पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, उ, ओ। तो जो ऊ है, जो बड़ा ऊ ये वाला, ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ऐ और ओ, औ, ये आपके क्या हैं? चारों संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, क्या हैं? चारों संयुक्त स्वर हैं। और उधर जो होता है क्षेत्र ज्ञा और त्र, क्षेत्र ज्ञा और स्र, ये वाले संयुक्त स्वर अगर पूछता है हिंदी में, व्यंजनों में पूछेगा तो देखो एक ये हो जाएगा क्षेत्र ज्ञा और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य रला हुआ क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। और नहीं, य रला हुआ तो अंतस्थ होता है। और श श श ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग बताना है। तो इसमें अल्प विराम आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? अल्प विराम आएगा और 2 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 2 का उत्तर बी हो जाएगा। अब इसमें अल्प विराम कहाँ कहाँ लगेगा? तो एक तो लगेगा रामू के, रामू, फिर यहाँ अल्प विराम लग जाएगा। जो बड़ा खिलाड़ी है और कल, फिर उसके बाद में कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, यहाँ पे 2 अल्प विराम लगेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत किसका नाम है? देश का नाम है। ठीक है, तो देश का नाम है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है? तो हम जो है वो पुरुषवाचक में आता है और 4 का उत्तर हो जाएगा डी। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष में कौन होता है? मैं और हम आ जाते हैं। मध्य पुरुष में कौन? तू, तुम, आप आ जाता है। और अन्य पुरुष में कौन आता है? वह, बे, यह, ये। ठीक है, तो और संज्ञा के अगर पूछता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, ये, वे, इस तरीके से। ठीक, समझ में आ गया होगा दोनों प्रश्न। भेद कितने पूछेगा? भेद होते हैं तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला है, कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठी, काठी, कंठक या कंठय। तो कंठ का विशेषण होता है कंठय। ठीक है, और 5 का उत्तर हो जाएगा डी। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु। तो 6 का उत्तर हो जाएगा बी, साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु। और 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार इसमें बहुत ओले पड़े, यह लड़की बहुत सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो बाकी इनमें तो सब में भाई गुण की बात हो रही है। सुंदर है, ये हरा भरा है, ये क्या है? अच्छा खिलाड़ी है। तो परिमाणवाचक किसमें हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ए में हो जाएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े थे। और 7 का उत्तर हो जाएगा ए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, बताना है इसमें लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म। तो माली का मालिन होता है, वैसे ही धोबी का क्या होता है? धोबिन होता है। शेर का शेरनी हो जाएगा। बाघ का बाघिन। और सेठ का सेठाइन नहीं होगा, सेठ का होता है सेठानी। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। तो यही वाला गलत है। और 8 का उत्तर हो जाएगा डी। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गढ़ यहाँ बैठे हैं, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। भय से, तो मैंने अब बताया प्राण और आंसू हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में होते हैं। ठीक है, तो 9 का उत्तर हो जाएगा सी, कल बहुत वर्षा हुई थी।
ये आपका क्या हो जाएगा, एक वचन वाक्य। अध्यापक गण में मतलब अध्यापकों का समूह की बात हो रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं। तो जो कल बहुत वर्षा हुई थी, यह वाक्य एक वचन के रूप में, और बाकी जो वाक्य हैं वो सब किसमें हैं, बहुवचन। 10वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई, वर्तमान, भविष्य, भूत या प्राचीन, तो इसमें हो जाएगा भूतकाल। 10 का उत्तर हो जाएगा सी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो दादी से चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, है ना, पढ़ा नहीं जाता, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, खेला नहीं जाता, तो उनमें आता है आपका क्या आता है, भाववाच्य आता है। 11 का उत्तर हो जाएगा ए सही है, ठीक है, दादी से चला नहीं जाता। 12वां प्रश्न है, सही विभक्ति चिन्ह होगा, मतलब सही विभक्ति का चिन्ह बताना है इसमें। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो छुट्टियों में सभी बच्चों ने, यहाँ पे क्या आएगा, ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, तो ने हो जाएगा। ने विभक्ति की गलती है इसमें, मतलब का नहीं होगा, ने होगा। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, आक, आंत, अंक या अंजलि, ठीक है, अंजलि। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंक जो है वो तत्सम है, अंक क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव होता है आंक, चंद्रबिंदी वाला आंक हो जाएगा, आंक का होगा अंक, ठीक। अब होता है जी आंक जो है, इसका हो जाएगा तत्सम अर्क। ये सब क्या है, तद्भव हैं, ये सब क्या है, तीनों। बस मतलब 13 का आंसर पहले देख लो, सी हो गया। अब देखो इसकी व्याख्या, आंत का हो जाता है आंत्र, आंत का तत्सम क्या हो जाता है, आंत्र हो जाता है। अंजलि बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा अंजलि, और ये आपका हो जाएगा तत्सम अंजलि। अंजलि का अंजलि होता है, और आक का हो जाता है अर्क, आक का क्या हो जाएगा, तत्सम अर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आँख का अंक हो जाएगा, आंत का आत्र हो जाएगा, आत्र, आक का अर्क हो जाएगा, और अंजलि का अंजलि हो जाएगा। अगला है बातुजर्वा, है ना, बातुजर्वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बात, आ, जुर्वा या बा। तो देखो जुर्वा होगा नहीं, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्दांश के आगे लगता है, क्या लगता है, आगे लगता है। तो बा तजुर्बा में हो जाएगा उपसर्ग, बा ही हो जाएगा, और 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर हो जाएगा डी, 14 का उत्तर हो जाएगा डी। 15वां प्रश्न है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, और डी इस तरीके का डी होगा तो ई प्रत्यय हो जाएगा, और 15 का उत्तर हो जाएगा बी, 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अनुकरण धन ई बराबर अनुकरणीय। 16वां प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम क्या होता है। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। और भी हैं इसमें, जैसे अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, ठीक। अंत का क्या हो जाएगा, अंत का प्रारंभ हो जाएगा, और अधोगति का ऊर्ध्वगति हो जाएगा, अधोगति का विलोम क्या होगा, ऊर्ध्वगति हो जाएगा, ठीक। 17वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द उदय का विलोम कौन सा होगा, डूबना, अप्रकट, परोक्ष या अस्त। तो उदय का हो जाता है अस्त, उदयाचल का अस्ताचल, उदय का अस्त। और बाकी क्या है, जैसे प्रकट है तो प्रकट का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। परोक्ष का, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, प्रत्यक्ष का। और डूबना का क्या हो जाएगा, तैरना हो जाएगा, डूबना का विलोम तैरना हो जाएगा, उदय का अस्त हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तिमिर, दुहांत, तमिश्र या निलय। तो 18 का उत्तर हो जाएगा डी, निलय जो है वो घर का होता है, गृह, बास, आलय, निकेतन, शाला, सदन, निलय, ये सब किसके हैं, घर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। बाकी जो तिमिर, दुहांत तो तमिश्र हैं, ये आपके अंधकार के हैं। 18 का उत्तर हो जाएगा डी। 19वां प्रश्न है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द। कोकिला का पर्यायवाची कोयल होता है। अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो जैसे कोकिला का कोयल हो गया, श्यामा भी बोलते हैं कोकिला को, बसंत दूत भी बोलते हैं, और कादम्बरी भी बोलते हैं कोकिला को, क्या बोलते हैं, कादम्बरी। 20वां प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन। तो 20 का उत्तर हो जाएगा डी, अधुनातन का अर्थ होता है आज तक का घटित काल,
आज तक का घटित काल को बोलते हैं अधुनातन, जबकि जो अन्य 3 हैं ये, ठीक है, इनके बारे में क्या हो जाएगा, शब्दों के अर्थ क्या हैं, लंबे समय से चले आ रहे, सतत कालखंड। चिरंतन, शाश्वत, सनातन का अर्थ हो जाएगा लंबे समय से चले आ रहे कालखंड। ठीक, कौन सा भिन्न है, अधुनातन भिन्न है, 20 का उत्तर हो जाएगा डी। 21वां प्रश्न है, इसमें 2 शब्द दिए अम्बु और अम्ब, और इसका बताना है कि इसमें अम्बु का अर्थ क्या होगा और अम्ब का क्या होगा। तो देखो, अम्बु का अर्थ होता है जल, अम्बु का अर्थ क्या होता है, जल होता है, और अम्ब का अर्थ होता है माता। अम्ब का अर्थ क्या होता है, माता होता है, और 21 का उत्तर हो जाएगा सी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जो दिखाई न दे इस समूह के लिए, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो दिखाई न दे उसे हम बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं, जो दिखाई न दे उसे हम बोलेंगे अदृश्य। जिसकी मृत्यु न हो वो अमर होता है, जिसमें प्राण न हो वो निष्प्राण होता है, जो नेत्र विहीन हो उसे बोलेंगे हम नेत्रहीन, जो नेत्र विहीन है उसे हम बोलेंगे नेत्रहीन। 23वां प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, और जो बिना वेतन के काम करता हो उसे बोलेंगे अवैतनिक। तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी, जो बिना वेतन के काम करता है वो उसे बोलते हैं अवैतनिक, यही सही है, बाकी तीनों ऊपर वाले जो विकल्प हैं वो गलत हैं। अब देखो, जो व्याकरण जानने वाला है उसे हम बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ऐसे लिखा जाएगा व्याकरण। व्याकरण, बर्तनी का भी विशेष ध्यान रखना है हिंदी में आपको। क्षण में नष्ट होने वाले को बोलते हैं क्षणभंगुर। क्या बोलते हैं, क्षण में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर बोलते हैं। जिसमें सबकी सम्मति है उसे बोलते हैं हम सर्वसम्मति, मतलब कोई भी जब विधेयक पारित होता है तो सबकी सहमति बन जाती, तो हम बोलते हैं कि सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया गया। ठीक है, तो सर्वसम्मति। 24वां प्रश्न है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्रा का। तो स्वरों का मेल होता है। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि में भी पूछता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, 5। 25वां प्रश्न है, भरपेट में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो भरपेट में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। जैसे और भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, आमरण, भरपेट, आजीवन, यथाशक्ति, यथारूप। तो यथा वाले भी जो शब्द आते हैं या आ लगा होगा वो सब आपके किसके उदाहरण होंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य बताना है। तो गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं। कृष्ण की, देखो इसमें ये रोह गलत है, गोपियों ये इसमें गलत हो गया। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं। डी विकल्प बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न है, 27 में कह रहा है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है, 8 मानी है। देखो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुत्सा या घृणा होता है। हास्य का हास हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। भयानक का भय हो जाएगा। और अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। ठीक, तो श्रृंगार का याद रखो, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और विभत्स का क्या हो जाएगा, जुगुत्सा या घृणा हो जाएगा। और आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। कितनी मानी है, 8। 28वां प्रश्न है, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं चौपाई। क्या बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है, दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोहा सममात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा जो है, दोहा में 13-11 का वो रहता है, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, फिर 13, फिर 11, 13-11, 13-11 होती हैं। सोरठा में क्या होता है, सोरठा में होता है 11-13, 11-13 मात्राओं का। सोरठा में क्या होता है, 11-13, 11-13 मात्राओं का। ठीक है, और ये दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है और इसकी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। 29वां प्रश्न है,
कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें क वर्ड की आवृत्ति हुई है और इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। 29 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर ए हो जाएगा। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10, अनंत, 8 या 5। तो आचार्य भरत ने 10 मानी है। काव्य दोष कितने माने? आचार्य भरत ने 10 माने हैं। आचार्य वामन की बात करें अगर, वामन, तो आचार्य वामन ने कितने दोष माने हैं? 20 दोष माने, 20 काव्य दोष माने हैं। आचार्य भरत ने कितने माने? 10 काव्य दोष माने हैं। ठीक है। भामा हैं, जो एक भामा है, भामह, इनने कितने माने? 21। इन्होंने माने हैं 21 काव्य दोष। कितने माने हैं? 21 काव्य दोष। और आचार्य विश्वनाथ ने माने 70 काव्य दोष। तो कम से कम आचार्य भरत के 10 और आचार्य वामन के 20 काव्य दोष तो आपको याद रखने हैं। ठीक है। 31वां प्रश्न है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। और 31 का उत्तर हो जाएगा ए। 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता है। लोक की उक्ति होती है जो कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। 32वां प्रश्न है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या होगा? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, चौकट्टा होकर बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। 32 का उत्तर हो जाएगा डी। 33वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपन काल नाम किसने दिया है? तो बीजपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न सुपर टेट में आया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजपन काल का नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रथम कालखंड को बीजपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, 33 प्रश्न इसके। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। तो ये नाम याद रखने हैं। ठीक है। वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और बीजपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजपन काल। ये तो आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 34 से लेकर 38 तक आपका क्या है? गद्यांश है। गद्यांश आप कर ही लोगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गद्यांश आपको सही से करना है, पढ़ना है, अंडरलाइन करनी है, प्रश्न पढ़ना है, फिर उत्तर देना है गद्यांश को पढ़ के। ठीक, आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम प्रैक्टिस सेट 10 को हल करेंगे। ठीक है। और जल्दी से जल्दी हम 20 अगस्त तक 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। एक दिन में हो सकता है 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कराऊँ। तो थैंक यू सो मच।